आज जिस सभ्यता की बात करेंगे हम लोग उसका नाम है हड़प्पा। बड़ी ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर सभ्यता थी जिसको हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नाम तो इसका इंडस सिविलाइजेशन ही था, लेकिन हड़प्पा सबसे पहला शहर था जो इसका खोजा गया था, इसलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो बनता है इसकी तिथि को लेकर कि इसका काल पीरियड क्या था। तो देखिए इसका जो काल पीरियड था वो 2350 बीसी से, जिसको हम लोग ईसा पूर्व भी बोलते हैं, 1750 ईसा पूर्व तक था। अब ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? तो देखिए अगर हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, इसलिए इसको हम शॉर्ट में बीसी भी बोल देते हैं। एडी का मतलब होता है ईसवी, ठीक है, एनाटॉमी एरिया। कुछ जो टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो 0 लिखा है मैंने, इसको हम लोग ईसा का जन्म मानते हैं और यहाँ से 1 2 3 4 करते करते आज हम 2024 पर पहुँच चुके हैं। उसी तरीके से पीछे हम जाते जाते हमने जो भी हमारा टाइम पीरियड दुनिया जो शुरू हुई थी उसके 2350 से लेकर 1750 के बीच के काल पीरियड की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारा 2024, उसी तरीके से 2023 जैसे हमारा आएगा, 2025 आएगा, 2025 2026 आया, 2023 हमारा गया, उसी तरीके से ये 2000 वाला ये 2350 है माइनस में। सोचिए कितनी पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन यही होता है इसकी सर्वमान्य तिथि के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चली, मतलब हमें कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई सभ्यता थी। तो देखिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम C14 या फिर रेडियो कार्बन बोलते हैं। इस तकनीक के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसी कोई पुरानी सभ्यता थी और इस सभ्यता को एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम है व्हीलर। इन्होंने इस सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश माना था। क्या माना था इसे? कि जो सुमेरियन सभ्यता थी जो मिस्र के पास थी, उस सभ्यता का उपनिवेश है हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद एक व्यक्ति आ जाते हैं जिनको आप लोग जानते हैं, नाम सुना होगा, जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले इस सभ्यता को जिसने सिंधु सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया, इस शब्द का जो प्रयोग किया, वो थे हमारे कौन? सर जॉन मार्शल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इस सभ्यता का किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है? जो जी बिल्कुल पुकारा जाता है, वो है कांस्य सभ्यता, या फिर अगर हम लोग बात करें ब्रोंज सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस धातु का इस्तेमाल किया गया था वो कांस्य थी और इसलिए इसको ब्रोंज युग कहा गया। इसके बाद यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियाँ मिलती हैं हमें, 4 प्रजातियों के अवशेष मिलते हैं। अब वो जो 4 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो संख्या थी ना यहाँ पर, वो किसकी थी? वो थी भूमध्य सागरीय लोगों की, सबसे ज़्यादा यहाँ पे संख्या थी। इसके बाद प्रोटो, सुना भी होगा इसके बारे में आपने, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन जो लोग थे वो इसके बाद सबसे ज़्यादा थे इस सभ्यता में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आते हैं मंगोल, जिसको मंगोलियाड भी बोलते हैं हम लोग, वो लोग ज़्यादा थे। इसके बाद थे अल्पाइन, ये सबसे कम कह लीजिए इस सभ्यता के लोग थे ये। इसके अलावा यहाँ निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। कौन सी प्रजाति के लोग नहीं रहते थे इस सभ्यता में? निग्रो प्रजाति के लोग यहाँ पर नहीं रहते थे। अब यहाँ पे सीमाओं की बात करें तो देखिए हड़प्पा की जब हम सीमा की बात करते हैं तो इसको हम उसकी उत्तरी सीमा यानी कि नॉर्थ सीमा मान लेते हैं, इसको दक्षिणी सीमा यानी कि साउथ सीमा मान लेते हैं, बाउंड्री। यहाँ अगर हम लोग बात करें इसको ईस्ट बाउंड्री मान लेते हैं और इसको वेस्ट। अब अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो देखिए जब हम बात करते हैं इसकी उत्तरी सीमा की, उत्तरी सीमा पे एक शहर है जम्मू कश्मीर का मांडा, ये वहाँ तक फैली हुई थी।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें ईस्ट में, ये मेरठ का एक शहर है जिसको हम लोग आलमगीरपुर बोलते हैं। ये वहाँ तक फैली हुई थी, ये मेरठ का शहर है। इसके अलावा बलूचिस्तान का एक शहर है जिसको हम लोग सुतकांगडे द्वार बोलते हैं या सुतकांगडे डोर बोलते हैं, ये वहाँ तक फैली हुई थी। और लास्ट में अगर हम साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र का एक शहर है देमाबाद, ये वहाँ तक फैली हुई थी। तो ये सभ्यता की बाउंड्री लाइन है कि जहाँ तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इसको कई बार त्रिभुजाकार भी बोला जाता है। किस आकार में फैली हुई थी? त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। आगे बात करते हैं हम लोग इस सभ्यता के बारे में। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, इसकी मतलब रिटर्न जो काम हुआ करता था इसमें, वो लिपि कौन सी थी? तो देखिए इसकी भाव चित्रात्मक थी। जैसे मैं अभी जो आपको लिख रही हूँ, ये कौन सी लिपि में लिख रही हूँ? देवनागरी लिपि में लिख रही हूँ। अगर मैं इंग्लिश लिखूंगी तो कौन सी लिपि में लिखूंगी? रोमन। पंजाबी लिखूंगी तो गुरुमुखी, और उर्दू लिखूंगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी लिपि में लिखूंगी। तो ये जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसका मतलब कुछ पिक्चर्स बनी होती थी, उन पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को समझा जाता था और उसके अर्थ निकाले जाते थे। ठीक है, कुछ ऐसे पिक्चर्स बनी होती थी, उनके हिसाब से लिखा जाता था। अब ये जो लिपि थी ये कहाँ से कहाँ तक चलती थी? तो देखिए, ये जो लिपि है वो जो है दाएं से बाएं, दाएं बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट भी लिखी जाती थी। ठीक है, आर मतलब राइट और मतलब दायां, और एल मतलब लेफ्ट मतलब बायां। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों का एवं घरों का निर्माण किया। और कौन सी पद्धति से किया? एक पद्धति थी ग्रिड पद्धति, इससे उन्होंने अपने जो है घरों का निर्माण किया। इस पद्धति में क्या होता था कि घर के जो दरवाजे होते थे, घर का जो मेन दरवाज़ा होता था और खिड़कियां जो भी होती थी वो सड़क की ओर जो है नहीं ओपन होती थी, सड़क की ओर ओपन नहीं होती थी, बल्कि कहाँ होती थी? बैक साइड में खोली जाती थी। इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर एक लोथल था जिसमें नगर के जो दरवाजे थे, नगर में जितने भी घर थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। ठीक है, मुख्य सड़क पे खुलते थे, बाकी सबके कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो फसल थी वो फसल कौन सी थी? सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती थी? तो देखिए, एक तो बहुत प्रचलित आज भी हमारा गेहूं और जौ, इसकी जो है यहाँ पे खेती हुआ करती थी। और माप के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता था, वो 16 के अनुपात में होती थी मेजरमेंट। ठीक है, माप। अब मोहनजोदड़ो के से प्राप्त जितने भी बड़ी इमारतें जो मिली हैं वो क्या हैं? तो सबसे बड़ी जो इमारत मिली है ना, वो क्या मिली है इसमें? अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत है ये वहाँ की। और ये अन्नागार कहाँ से हमें मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमें एक स्नानागार भी मिला है जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड है वो उसकी लंबाई कई बार पूछ ली जाती है इस स्नानागार की। तो वो जो लंबाई है वो कितनी है? 11.88 मीटर जो है ये लंबा था। ठीक है, इसकी जो लंबाई थी वो इतनी थी और चौड़ाई थी 7.01 मीटर चौड़ा था। ठीक है, और गहरा कितना था? 2.43 मीटर ये गहरा था। तो ये इस सभ्यता की पहचान थी जो मुख्य रूप से मिलती थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में जो मिठास के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता था, जैसे आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ पर यहाँ शहद का यूज़ किया जाता था। जैसे चीनी, गुड़, खांड हम लोग यूज़ करते हैं, उस वक्त किसका यूज़ किया जाता था? शहद का।
आगे हम लोग बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो किसके शासन जो था वो किसके हाथों में था। वहाँ पे कोई क्षत्रिय लोग नहीं थे, बल्कि जो वणिक वर्ग यानी कि जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उनके हाथ में पूरी संस्कृति यानी कि पूरा शासन हुआ करता था। एक व्यक्ति हैं जिनको हम लोग पिगट नाम से जानते हैं। पिगट ने क्या कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा जो है राजधानियां हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं किसके अकॉर्डिंग, पिगट। इसके अलावा जिसकी पूजा की जाती थी वो कौन थी, धरती की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती थी। धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। क्या माना जाता था, उर्वरता की देवी। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो और पूजा जो होती थी वो किसकी होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, शिव की पूजा हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा प्रचलन में थे शिव। इसके अलावा पशुपति की पूजा हुआ करती थी, कुबड़ वाले सांड की पूजा हुआ करती थी। विशेष पूजनीय था कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में। इसके अलावा जो मातृ देवी थी उनकी पूजा हुआ करती थी, मातृ देवी की पूजा यहाँ पर हुआ करती थी। और एक जो स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग देखते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने, ये वाला, इस स्वास्तिक के चिन्ह की भी यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पे शवों को जलाने के लिए इस कलर का पेन चेंज कर लेती हूँ ज़रा मैं। शवों को जलाने के लिए और गाड़ने के लिए दोनों ही तरह की प्रथाओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, गाड़ने का भी और जलाने का भी। ठीक है, तो हड़प्पा में जो शव हुआ करते थे उनको दफनाया जाता था, कहाँ पर, हड़प्पा में। और उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में अक्सर जो शव हुआ करते थे उनको जलाया जाता था। कुछ जगहें हैं, जैसे हम लोग बात करें कालीबंग, जिसको कालीबंगा बोलते हैं, और लोथल। यहाँ से हमें जो मिला है वो क्या है, युग्म समाधि, यानी कि हस्बैंड वाइफ को या फिर जोड़ों को यहाँ पे दफनाया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है खोजों को लेकर कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो देखिए, हड़प्पा की जो खोज व्यक्ति ने की थी वो व्यक्ति थे दयाराम, जिनको आप लोग दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जो पेपर में ज़्यादा आता है सिर्फ उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है, कई बार मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ लिया जाता है। उनका नाम है राखलदास बनर्जी। क्या नाम है उनका, राखलदास बनर्जी। आगे कई बार यहाँ पर आपसे कालीबंग के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा की खोज करने वाले थे बीबी लाल एंड बीके थापर। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। कई बार लोथल के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी सभ्यता बीच में छोड़ रही हूँ। लोथल जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी। अगर रंगनाथ राव की बात करें तो उन्होंने दूसरी खोज जो की थी वो रंगपुर की थी। तो ये महत्वपूर्ण ऐसी जगह हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक मिट्टी मिली है जिसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा क्या होता था, ये आग में पकी हुई जो है मिट्टी थी जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ पर खोजे गए हैं, गुजरात में। वैसे सबसे ज़्यादा स्थल हमें कहाँ मिले थे, इसके आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आफ्टर आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात में। और सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो यहाँ पे मिली है, क्या मिली है, एक बालिका है
जो नृत्य कर रही है, और ये कांसे की एक मूर्ति है। ठीक है, कांसे की मूर्ति है जिसमें एक बालिका जो है नृत्य कर रही है। कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। क्या अर्थ होता है इसका? मुर्दों का टीला। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें मूल चिन्ह कितने हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स को बात करते हैं, इसी तरीके से हिंदी में 52 होते हैं और वहाँ पे थे 64 मूल चिन्ह। और अगर हम लोग बात करें वहाँ पे अक्षरों की संख्या की, तो अक्षर कम से कम 250 से 400 के बीच में हमें यहाँ पर इस सभ्यता के अंदर मिले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लिपि में सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित था। तो देखिए, मछली की जो तस्वीरें हैं वो सबसे ज़्यादा मिली है, और इसके विनाश के कारण जो बताए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे हैं, लेकिन बाढ़ को ज़्यादा प्रभावी माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार कुछ और क्वेश्चन छोटे छोटे इससे बन जाते हैं कि किसने कहाँ पे, किसने खोज, किसने माना, किसने की। तो कई बार जैसे हम लोग बात करते हैं, सर्जन मार्शल ने पतन का कारण कुछ और बताया, अगर एसआर राव की बात करें तो उन्होंने आग बताई। तो ये कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कई बार बस ये पूछ लिया जाता है कि सोना कहाँ से लिया करते थे ये लोग। तो सोना लिया करते थे कोलार, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये लोग फारस से सोना लिया करते थे, अफ़गानिस्तान से सोना लिया करते थे। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि तांबा कहाँ से लिया करते थे। तो तांबा जो अक्सर ये लिया करते थे, राजस्थान का एक गांव है खेतड़ी, वहाँ से लिया करते थे, अफ़गानिस्तान से लिया करते थे, और एक जगह है आपका बलूचिस्तान जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ से लिया करते थे। टीन के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो टीन है ये कहाँ से लेते थे? ये ईरान से लिया करते थे, अफ़गानिस्तान से लिया करते थे, और लास्ट में ये कहाँ से लेते थे? मध्य एशिया से। तो ये थी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, वीडियो यूज़फुल लगा है तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।